सोचिए, किसी भी देश की नींव क्या होती है? उसका संविधान, है ना? पर वक्त तो बदलता है, समाज बदलता है, जरूरतें भी बदलती हैं। तो क्या उस नींव को भी बदलना चाहिए? आज हम इसी दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं, भारत के संविधान में संशोधन की कहानी। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, किसी भी देश के सबसे बड़े कानून को उसकी आत्मा को चोट पहुंचाए बिना बदला कैसे जाए? ये सवाल सिर्फ कानूनी किताबों का नहीं है। नहीं, ये दिखाता है कि भारत ने बदलते समय की चुनौतियों का सामना कैसे किया और अपनी पहचान को कैसे बनाए रखा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं संशोधन की शक्ति के बारे में। यह है बदलाव की रूपरेखा। और यहीं हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता दिखती है। वो जानते थे कि भविष्य की जरूरतें आज जैसी नहीं रहेंगी, इसलिए उन्होंने बदलाव का एक रास्ता पहले से ही संविधान में बना दिया था। इसीलिए तो कहते हैं कि भारत का संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। भारत जैसा इतना विशाल और विविधताओं से भरा देश, उसके लिए समय के साथ ढलने की ये काबिलियत ही तो इसे आज भी इतना प्रासंगिक बनाए हुए हैं। और ये बदलाव करने का तरीका कहाँ लिखा है? ये लिखा है अनुच्छेद 368 में। सोचिए, ये आर्टिकल 368 संविधान की एक तरह से इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। ये संसद को बदलाव की पावर तो देता है, पर साथ में ये भी बताता है कि भाई इसे सही तरीके से पूरे अनुशासन के साथ कैसे करना है। तो ये प्रक्रिया है क्या? सबसे पहले संसद के किसी भी सदन में एक बिल पेश होता है, फिर उसे दोनों सदनों में एक स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना पड़ता है। और अगर मामला संघीय ढांचे से जुड़ा है तो कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी रजामंदी चाहिए। आखिर में जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं, तब जाकर वो एक कानून बनता है। देखिए, ये प्रक्रिया जानबूझकर थोड़ी मुश्किल रखी गई है। इससे ये पक्का हो जाता है कि कोई भी बड़ा बदलाव जल्दबाजी में या किसी राजनीतिक दबाव में ना हो। अभी मैंने स्पेशल मेजॉरिटी की बात की, तो ये होता क्या है? देखिए, दो तरह के बहुमत होते हैं। एक है सिंपल मेजॉरिटी, यानी जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से 50% से ज्यादातर आम कानून इसी से बनते हैं। लेकिन दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी। इसमें सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तो चाहिए ही, साथ में जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत भी चाहिए। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। मतलब संविधान की नींव को छूने के लिए एक बहुत मजबूत और बहुत बड़ी सहमति जरूरी है। ठीक है, तो संसद के पास शक्ति है, प्रक्रिया भी तय है। लेकिन क्या यह शक्ति अनलिमिटेड है? क्या संसद की ताकत पर कोई लगाम नहीं है? और बस यही सवाल हमें कहानी के सबसे बड़े टकराव की तरफ ले जाता है। क्या संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से को किसी भी तरह से बदलने की बेलगाम शक्ति है? इस सवाल का जवाब हमें मिला एक ऐतिहासिक केस से, जिसने भारत में सत्ता के समीकरण को, उसके संतुलन को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और वो केस था केशवानंद भारती मामला। तो क्या था ये मामला? देखिए, 1970 का दशक था। सरकार कई बड़े सुधार लाना चाहती थी और इस वजह से एक संवैधानिक संकट सा खड़ा हो गया। मामला शुरू हुआ केरल में एक मंदिर की जमीन के अधिग्रहण से और पहुंच गया सीधे सुप्रीम कोर्ट। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि इसकी सुनवाई के लिए 13 जजों की बेंच बैठी, जो आज तक की सबसे बड़ी बेंच है। और फिर 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया। और फैसला क्या आया? 7 बनाम 6। सोचिए, सिर्फ एक वोट का अंतर, सिर्फ एक वोट के फर्क ने भारत के संवैधानिक भविष्य की दिशा तय कर दी। इससे समझ आता है कि यह फैसला कितना ज्यादा अहम और कितना विवादास्पद रहा होगा। और इसी ऐतिहासिक फैसले से जन्म हुआ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, यानी मूल संरचना का सिद्धांत। ये क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये संविधान के एक अदृश्य ढाल है। इसका मतलब ये है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो उसकी मौलिक विशेषताओं को, जैसे कि लोकतंत्र, संघवाद या लोगों की आज़ादी, इन्हें बदल या नष्ट नहीं कर सकती। मतलब आप घर को नया रंग रूप दे सकते हैं, उसकी मरम्मत कर सकते हैं, पर घर की नींव को ही नहीं गिरा सकते। जस्टिस ऋषिकेश रॉय के शब्द इस सिद्धांत के सार को बहुत खूबसूरती से बताते हैं। उन्होंने कहा कि ये मनमाने बदलावों के खिलाफ एक जरूरी सुरक्षा कवच है। ये पक्का करता है कि संविधान के कुछ बुनियादी पहलू हर हाल में सुरक्षित रहें, चाहे कोई भी सरकार सत्ता में हो। मतलब संविधान के जो मूल आदर्श हैं वो किसी भी सरकार की मर्जी से ऊपर हैं। तो ये जो मूल संरचना का सिद्धांत था, ये सिर्फ किताबों की बात बनकर नहीं रह गया, इसने असल में काम किया। चलिए देखते हैं इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण।
ये उदाहरण है 44वां संशोधन, जो 1978 में आया। इसका मकसद था इमरजेंसी के दौरान किए गए विवादास्पद बदलावों को पलटना और संविधान के मूल सिद्धांतों को फिर से मजबूत करना। एक तरह से ये कोर्स करेक्शन था, एक रिपेयर का काम था। इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र की जिन दीवारों को कमजोर कर दिया गया था, ये उन्हें फिर से मजबूती से खड़ा करने की एक कोशिश थी। तो इसमें क्या क्या बड़े बदलाव हुए? देखिए, लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल वापस 5 साल का कर दिया गया। नेशनल इमरजेंसी लगाने का आधार आंतरिक अशांति से बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, जो कि एक ज्यादा ठोस वजह है। सबसे जरूरी ये तय हुआ कि इमरजेंसी में भी आर्टिकल 20 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकार सस्पेंड नहीं किए जा सकते। मतलब इस संशोधन ने लोकतंत्र की गाड़ी को वापस पटरी पर ला खड़ा किया। हर एक बदलाव संविधान के उसी बेसिक स्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए था। तो ये तो हुई लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की बात, पर संविधान का लचीलापन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अब देखते हैं कि कैसे इसी संशोधन प्रक्रिया ने हाल के सालों में भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक का रास्ता खोला। और वो था 101वां संशोधन, यानी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का मकसद था एक देश एक टैक्स के सपने को हकीकत में बदलना। अब सोचिए, इतना बड़ा आर्थिक बदलाव जो केंद्र और राज्यों के बीच पैसे के रिश्ते को ही फिर से लिख रहा था, इसके लिए संविधान में संशोधन करना ही एकमात्र रास्ता था। ये बदलाव कितना बड़ा था, जरा देखिए। जीएसटी से पहले क्या था? केंद्र के अपने कई टैक्स थे, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स वगैरह। राज्यों के अपने कई टैक्स थे, वैट, लग्जरी टैक्स, मतलब टैक्स का एक पूरा जंजाल था। जीएसटी के बाद क्या हुआ? अब है सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और राज्यों के बीच व्यापार के लिए इंटीग्रेटेड जीएसटी। और सबसे बड़ा फर्क ये आया कि पहले टैक्स वहां लगता था जहां सामान बनता था, अब वहां लगता है जहां वो बिकता है, यानी एक बहुत ही सरल ढांचा। और हां, ये सिर्फ केंद्र का फरमान नहीं है। जीएसटी से जुड़े फैसले लेने के लिए जो जीएसटी काउंसिल है, उसमें वोटिंग पावर देखिए। केंद्र सरकार के पास 1/3 वोटिंग पावर है, तो वहीं सभी राज्य सरकारों को मिलाकर 2/3 पावर है। और कोई भी फैसला लेने के लिए 3/4 बहुमत चाहिए। मतलब बिना राज्यों की सहमति के कुछ नहीं हो सकता। यह है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक शानदार उदाहरण, जहां केंद्र और राज्य मिलकर देश के लिए बड़े आर्थिक फैसले लेते हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी एक संतुलन की है, एक बैलेंस की। एक तरफ हमारा संविधान इतना लचीला है कि जीएसटी जैसे बड़े बड़े सुधारों को अपना सके, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये इतना मजबूत भी है कि अपने मूल सिद्धांतों, अपने बेसिक स्ट्रक्चर की रक्षा कर सके। तो बात यह है कि संविधान तो बदल सकता है, पर उसकी आत्मा सुरक्षित है। लेकिन एक सवाल हमेशा बना रहेगा, इसकी मूल संरचना के लिए, इसके बेसिक स्ट्रक्चर के लिए अगली बड़ी परीक्षा क्या होगी? भविष्य में इस संतुलन को कब और कैसे परखा जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो भारत के लोकतंत्र की इस लगातार चलती यात्रा को हमेशा परिभाषित करता रहेगा।